हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट थर्ड। ठीक है, जो पार्ट टू तक नहीं देखे हैं पार्ट टू देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आज पार्ट थर्ड है और ये आज यूरोप में राष्ट्रवाद का लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर में चले जाएंगे। और सभी फटाफट लाइव क्लास से जुड़ जाइए। जो नहीं जुड़े हैं तो उसको भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। ठीक है, और क्लास से जुड़ जाइए। और बता दें कि यदि यूरोप में राष्ट्रवाद आप कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है, ये पूरा गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्लास से जुड़े रहिए। और अंत में सभी का ये भी देखना है कि कितना सही किसका हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट कीजिएगा अंत में जाके कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास में ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, लेकिन इसमें काफ़ी एक्सप्लेन भी रहेगा, तो वो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसके बाद भी कोई डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क दिए थे कि जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, जालवेराइन। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर भी आया था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, प्रसा ने। ठीक है ना, तो प्रसा ने ये आपका आंसर बिल्कुल राइट था, जो आंसर किए थे। और आप लोगों का आंसर भी, और साथ में एक बहुत अच्छा कमेंट भी आया था, जो कि आज तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे तो उसमें आप लोगों का कमेंट सभी का कमेंट पढ़ेंगे। और इसमें कुछ शेर व शायरी के साथ बहुत अच्छा कमेंट किया था, तो वो भी हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित थे। तो चलिए ये आपको स्लाइड थोड़ा सा खिसकने में दिक्कत होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है, ऑप्शन है रूसो से, हिगेल से, अंडर्ट से और जैकब से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। अब बिस्मार्क के बारे में हम बता दें तो आप लोग तब तक कमेंट कीजिए, हम बताते हैं। बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिक था, ये आप लोगों को पता है। बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिक था, और ये कूटनीतिक कहाँ का था, तो जर्मनी का था। ठीक है, और इन्हीं के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ, जर्मनी राज्य का एकीकरण हुआ। और बिस्मार्क ने एक नीति का अवलंबन किया था, रक्त और लोह की नीति। ये आप लोगों को पूरा बताए थे, रक्त और लोह की नीति। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना कि रक्त और लोह के नीति के अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा हिगेल के विचारों से ये पूरा प्रभावित था। ठीक है, हिगेल का क्या कहना था कि सैनिक सहायता के बिना कभी भी मतलब इसका एकीकरण नहीं किया जा सकता। तो सैनिक के लिए ये हिगेल के विचारों से प्रभावित यही था कि सेना के बिना एकीकरण संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें एक और भी बता दें, अंडर्ट ये यदि हम देखें तो राष्ट्रवाद का भावना जगा रहा था वो कविता के माध्यम से। अंडर्ट कविता के माध्यम से नया नया राष्ट्रवादी की कविता लिखते थे। ठीक है, उसके द्वारा अंडर्ट क्या करते थे, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाते थे। जैसे कि आप लोग कविता पढ़ेंगे कि मुझे तोड़ लेना वरमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो यहाँ पर कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि कवि कहना चाह रहे हैं कि फूल का कभी अभिलाषा नहीं होता है कि वो किसी के राजा के गले में जाए, या तो फिर कोई अदर देवी देवता के मतलब कि देवी देवता के सिर पे चढ़ाए। तो ऐसा उसका अभिलाषा नहीं होता। उसका अभिलाषा क्या होता है कि उसको उस पद पे फेंक दीजिए जिस पद पे इस देश के वीर सपूत अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि राष्ट्रवाद की भावना को जगा रहा है। उसी तरह जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो वहाँ जो अंडर्ट है, तो अंडर्ट ये कविता के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को फैला रहा था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी करवा चुके हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन है क्रीमिया युद्ध के बाद, सेडवा युद्ध के बाद, प्रसाद डेनमार्क युद्ध के बाद और सेडोन के युद्ध के बाद। तो फटाफट बताइए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो यहाँ आप लोग को बता दें, अभी जस्ट बताया कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, बिस्मार्क ने किया। आप लोग तब तक कमेंट कीजिए, जर्मनी का एकीकरण किसने किया, बिस्मार्क ने किया। ठीक
ठीक है। और जर्मनी का एकीकरण यदि हम देखते हैं तो 1871 में जो ना कंप्लीट हो गया, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। तो यहाँ बोल रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो संभव हो पाया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सेडोन का युद्ध। जो भी सेडोन का युद्ध कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम देखें सेडोवा का युद्ध तो कब हुआ था, 1866 में। आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुके हैं, सेडोवा का युद्ध 1866 में, ठीक है। और यदि देखें सेडोन का युद्ध, तो सेडोन का युद्ध जो है ना 1870 में हुआ था, ठीक है। सेडोन का युद्ध कब हुआ था, 1870 में। अब प्रसा और डेनमार्क का युद्ध देखें तो 1864 में। कितना में हुआ था, 1864 में। तो ये आप लोगों को याद रखना कब क्या हुआ था। क्रीमिया के युद्ध देखें तो 1853-54 में, क्रीमिया का युद्ध 1853-54 में। तो ये सभी जो ना आपको ये जो ना ईस्वी सन भी याद होना चाहिए, क्योंकि इस तरह जो ना हो सकता है कि मिलान करने आ जाए कभी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बोल रहा है जार्मेनिया क्या थी। जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए कि जार्मेनिया क्या थी। ये रहा आपके पास ऑप्शन, जार्मेनिया क्या थी। ऑप्शन है ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक था, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था, रूसी राष्ट्र का प्रतीक था, या ऑस्ट्रेलियन सम्राट का प्रतीक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जार्मेनिया क्या थी। जल्द से जल्द आप लोग जो ना कमेंट कीजिए। बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग जो ना थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आंसर सही दीजिएगा। और बिल्कुल सही आंसर आ भी रहा है, ठीक है। जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था, ठीक है, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो ना जर्मेनिया क्या था, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो ना यदि हम देखें तो 65 बोला जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो आप लोग बिना ऑप्शन का भी जो ना आंसर दे सकते हैं। जल्द से जल्द बताइए जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। ऑप्शन है 1890 में, 1848 में, 1871 में, 1870 में। अभी जस्ट जो ना आप लोगों को बताए कि जर्मनी का जो ना एकीकरण कब हुआ था। तो जल्द से जल्द आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो बिल्कुल राइट 1871 में। अभी जस्ट बताए हुए हैं जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में। तो 1871 में, और ये किस युद्ध के बाद हुआ, इस तरह क्वेश्चन भी आगे मिलेगा, ठीक है। तो प्रसा और प्लस में कौन सा, फ्रांस, ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का नाम क्या था, तो ये भी बता दिया था आपको, सेडोन का युद्ध। कौन सा, तो एक ही क्वेश्चन को कई बार बता रहे हैं ताकि जो है ना आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, ठीक है। और ऑप्शन जैसे मिले सीधा आप टूट पड़े ऑप्शन पे, बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हेगेल कौन था। अब देखिए ये भी जस्ट बताए थे कि हेगेल के विचारों से कौन प्रभावित था, बिस्मार्क। देखिए आपको रिवीजन भी करवाते जा रहे हैं। हेगेल के विचारों से कौन प्रभावित था, बिस्मार्क था। तो हेगेल था कौन, ऑप्शन है जर्मन का चांसलर था, राजनीतिक था, दार्शनिक था, या इनमें से कोई नहीं था। तो जल्द से जल्द आप लोग जो ना आंसर कीजिए हेगेल कौन था। तो हेगेल बताए थे आपको एक विचारक था। क्या था, विचारक, ठीक है। तो विचारक जो होता है वो क्या होता है, जो विचार दे रहा है तो वो दार्शनिक का काम करता है। तो बिल्कुल राइट आंसर जो कर रहे हैं दार्शनिक, तो उसी का जो ना आंसर राइट हो जाएगा। तो हेगेल क्या था, हेगेल एक दार्शनिक था, ठीक है। और ये कहाँ का था, तो जर्मनी का। ये भी याद रखना है कहाँ का, जर्मनी का। तो उसमें जो ना हेगेल जर्मनी का जो ना एक जो ना दार्शनिक था। और इससे प्रभावित कौन था, तो बिस्मार्क था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, और रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए है ताकि जो ना आप लोग सही से आंसर कर सकें। कितना याद है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम जो है पूछा हुआ है, तो वीवीआई क्वेश्चन ये सब है ना। बोल रहा है 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो ना युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन है सेडोन, सेडोवा, साइराइन, या फ्रैंकफर्ट। तो क्या हो जाएगा, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बिल्कुल राइट, अभी जस्ट बताएं 1870 में जो युद्ध हुआ था वो सेडोन में हुआ था, ठीक है। 1870 में युद्ध जब हुआ तो युद्ध की समाप्ति हुआ था फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा। फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा। तो यहाँ लिखा भी है फ्रैंकफर्ट संधि। तो फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। और ये फ्रैंकफर्ट संधि जो हुआ था ये हुआ था 1871 में। तो ये आपको याद रखना कि 1871 में जो ना युद्ध हुआ था, ठीक, सॉरी फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था। और युद्ध जो हुआ वो 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था, ठीक है। और किसके बीच में, फ्रांस और प्रसा के बीच में।
और सेडोवा का युद्ध देखें तो किसके किसके बीच में हुआ था, ये याद रखना, फ्रांस प्लस में ऑस्ट्रिया के बीच में, फ्रांस प्लस ऑस्ट्रिया, सेडोवा का युद्ध। और कब हुआ था, 1866 में। उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन अब याद हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखें तो काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और इसके बारे में हम आपको जो ना किस्सा भी सुनाए थे। बोल सा सेल्सविग और हॉल्स्टीन का संबंध जो है किस देश से है। ऑप्शन है इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, यूनान के एकीकरण से, या जो ना अमेरिका के एकीकरण से। तो जल्द से जल्द आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। सेल्सविग और हॉल्स्टीन जो है ना किस देश से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा जर्मनी के एकीकरण से। अब चलिए यहाँ से हम लोग जो ना किस्सा सुनते हैं। क्या है कि सेल्सविग, अब यहाँ से देखना पहले कि ये है जो ना, ये यदि हम देखें तो जर्मनी है, ठीक है, ये जर्मनी है। और जर्मनी का यदि हम देखें तो जो सेल्सविग है, सेल्सविग और हॉल्स्टीन, ये कौन सा जो है ना, सेल्सविग और हॉल्स्टीन जो है जर्मनी का दो क्षेत्र है जिस पर कब्जा करके बैठा होता है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क से जब युद्ध करता है 1864 में, ये याद रखना, 1864 में डेनमार्क के साथ जब युद्ध होता है, तो यहाँ पर जो ना डेनमार्क के साथ युद्ध करता है कौन, तो जर्मनी करता है, प्लस जो ना एक तो जर्मनी और प्लस ऑस्ट्रिया, दोनों मिल के जो डेनमार्क को मारता है। और ये दोनों जो है ना, जो सेल्सविग और हॉल्स्टीन जो जीत लेता है। तो ये जो ना पूछ रहा है कि ये किसके एकीकरण से संबंधित है, ये जर्मनी के एकीकरण से। तो कौन कौन जो ना हमला किया था, मतलब यदि हम देखें डेनमार्क के साथ कौन कौन युद्ध किया, तो एक तरफ तो डेनमार्क है, ठीक है, एक तरफ है डेनमार्क, और दूसरी तरफ में जर्मनी और प्लस में ऑस्ट्रिया। इन दोनों के साथ जो ना डेनमार्क का युद्ध होता है 1864 में, ये भी याद रखना 1864 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। तो यहाँ तक आप लोगों को शायद जो ना समझ में आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन जो ना काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको जो ना इसका आंसर पता होगा। इसमें किसी भी तरह का हम जो ना ज़्यादा देर नहीं करेंगे। सेडोन युद्ध कब हुआ था, तो सेडोन कई बार बता चुके, सेडोन 1871 में, जो कि आप लोगों का भी आंसर सही आ रहा है, 1871 बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले बता दें कि जो ना सेडोन का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1870 में, ठीक है ना। और हम लोग देखें 1871 में क्या हुआ था, 1871 में जो है ना ये फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था। तो इसको थोड़ा सा जो है करेक्ट कर लेना है कि ये जो ना 1870 में ही हुआ था। बिल्कुल आप लोगों का कमेंट आ रहा है 1870, तो बिल्कुल 1870 ही आंसर है, ठीक है। सेडोन का युद्ध 1871 में संधि हुआ था, ठीक है ना, और जर्मनी का एकीकरण हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए ये क्वेश्चन रहा अगला क्वेश्चन कि हंगरी की भाषा क्या थी। और ये आप लोगों को बिल्कुल जो ना पता होगा, क्योंकि जो ना जो पार्ट 2 वीडियो हो रहा था उसका हम शायद ये होमवर्क दिए थे, ठीक है ना, कि हंगरी की भाषा क्या थी। ऑप्शन है इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। क्या आंसर हो जाएगा, तो इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा मैग्यार जो भी कर रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो मैग्यार ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन है यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर जो ना किस भारतीय, और देख लें क्या है क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने जैकोबियन क्लब की सदस्यता जो ना स्थापना की थी। तो किस भारतीय शासक ने जैकोबियन क्लब की सदस्यता जो ना ग्रहण की थी। ऐसे देखें तो सदस्यता ग्रहण होगा, तो किसने की थी। ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरजंग या शिवाजी। क्या इसका आंसर होगा, जल्द से जल्द आप लोग बताइए। और ये हम पूरा जो डिटेल बता भी चुके हैं आप लोगों को कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबियन क्लब की जो ना स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर टीपू सुल्तान इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जो टीपू सुल्तान था ये हैदर अली का बेटा था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कभी टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, हैदर अली, ठीक है। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में काफ़ी जो ना दुश्मनी चल रहा था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, कभी ये भी पूछ सकता है, तो मैसूर का, ठीक है। तो मैसूर का जो ना शासक था। अभी मैसूर यदि हम बोले तो कर्नाटक में है, ठीक है। तो मैसूर का शासक था। और यदि देखें तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में यदि देखें हैदर अली से मिलाकर देखें तो टोटल मिला के 4 युद्ध हुआ था, ठीक है, 4 युद्ध हुआ था। तो 4 युद्ध में जो ना यदि हम देखें तो 3 युद्ध, 2 युद्ध, पहले युद्ध जो हुआ था, पहला युद्ध में तो जो ना बराबरी ये
हैदर अली जीत गया था, ठीक है। दूसरा यदि युद्ध का बात करते हैं तो दूसरा जो ना युद्ध में हैदर अली जो ना किसी कारण से जो ना इसका मृत्यु हो गया था। इसका जो बेटा टीपू सुल्तान था ये जो ना युद्ध को संभाला था, द्वितीय मैसूर युद्ध, और ये जो ना युद्ध बराबरी पे हो गया था। और तीसरा जो ना तीसरा युद्ध देखते हैं तो तीसरा युद्ध हो गया था जो ना तृतीय कर्नाटक युद्ध 90 में, और इसमें जो टीपू सुल्तान हार गया था, ठीक है। और चौथा युद्ध हार गया था, मतलब ये भी लगभग बराबरी पर ही पहुंचा था, और यहाँ पर जो है एक संधि हो गया था, ठीक है। लेकिन चौथा जो युद्ध हुआ था ये टीपू सुल्तान जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, और उसमें इसके बेटा पर भी जो ना बेटा को बंदी बना लिया था, और जो है धोखेबाजी से करके जो ना 1799 में टीपू सुल्तान को जो ना मार देता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ना युद्ध होता है श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, और इसी में जो ना टीपू सुल्तान जो है ना मारा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस जो है ना भारतीय शासक ने जो है ना जैकोबियन क्लब का सदस्यता जो है ग्रहण किया था, तो ये है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है ना स्वतंत्रता के वृक्ष जो का पौधा भी रोपा था, तो ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये रहा आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो ऐसे देखें तो जो ना पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, विकास का जो ना क्या परिणाम हुआ, ठीक है। तो यही है, तो विकास का क्या परिणाम हुआ 19वीं शताब्दी में जो ना यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, उसके विकास का क्या परिणाम हुआ। ऑप्शन है साम्राज्यवाद का जो ना विकास हुआ, या उपनिवेशवाद का विकास हुआ, या जो ना निरंकुश राज्यों की स्थापना हुआ, या राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ। तो किसका जो ना इसका आंसर क्या हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो राष्ट्रवाद का भावना जगा, मतलब यदि हम देखें यूरोप में राष्ट्रवाद जो ना भावना जगाने में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रांस का क्रांति, ठीक है। तो फ्रांस के क्रांति में भी यदि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो नेपोलियन का, ठीक है। तो उसके कारण जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, ठीक है, कई जगह जो ना युद्ध हुआ, कई जगह जो लड़ाई हुआ, आंदोलन हुआ, तो इससे क्या परिणाम हुआ, यूरोप में क्या हो सका इस जो ना राष्ट्रवाद से। तो इसमें तो बहुत का आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी में क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो यहाँ नए नए राज्यों का जो ना स्थापना हुआ, राष्ट्रीय राज्य की स्थापना, ठीक है। राष्ट्रवाद के कारण राष्ट्रीय राज्य बना, ठीक है। और यहाँ पर जो ना शासक जो राजतंत्र चल रहा था, धीरे धीरे राजतंत्र से आ रहा जनतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोगों को चुनाव देने का अधिकार मिल गया। तो ये बहुत सारा जो प्रक्रिया हो रहा है, वयस्क मताधिकार भी जो ना बहुत दिन के बाद मिल गया। तो इस तरह यदि हम देखें तो राजतंत्र खत्म होकर यहाँ लोकतंत्र धीरे धीरे बहाल हो रहा है, ठीक है। तो ये परिणाम रहा, परिणाम में क्या है जो ना देखेंगे तो ऑप्शन डी, ठीक है, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। अब ये थोड़ा आप लोगों के लिए जो ना नया क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन 1820, 21, 22, 23। तो नेपल्स यदि देखें तो किसका भाग है, नेपल्स किसका भाग है, ठीक है। सिसिली और नेपल्स आपको याद होगा, सिसिली और नेपल्स देखें तो ये किसका भाग है, इटली का भाग है, सिसिली और नेपल्स, ठीक है। तो यहाँ बोलो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, और सिसिली और नेपल्स पर आपको पता है कि जो ना ये किसके अधीन चला गया था, फ्रांस के अधीन। तो सिसिली और नेपल्स की क्रांति जो ना कब हुई थी, तो नेपल्स की क्रांति पूछ रहा है। तो इसका आंसर तो जो ना बहुत का गलत भी हो रहा है, इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा 1821, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1821। तो चलिए जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला पोलैंड के जो ना विद्रोह को किसने कुचल दिया। ऑप्शन है रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने। तो पोलैंड के विद्रोह को, अब यहाँ देखिए आपको जो ना बताए थे पोलैंड यदि देखें तो ये जो ना जर्मनी के बगल में है, जर्मनी के बगल में देखें पोलैंड ये अभी, ठीक है। और यहीं पे जो ना रूस है, यहाँ क्या है रूस है। तो जो पोलैंड है, पोलैंड पर जो कब्जा करके बैठा था वो रूस बैठा था। तो जब पोलैंड जो ना विद्रोह कर दिया तो रूस के सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया, रूस का जो शासक था उसमें इस विद्रोह को क्या किया, कुचल दिया, ठीक है। तो वहाँ बोल रहा है कि पोलैंड के विद्रोह में जो ना को किसने कुचल दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रूस ने जो ना कुचल दिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये रहा सबसे हल्का क्वेश्चन। बोल रहा है युवा इटली संस्था का विकास किसने किया। थोड़ा सा जो है ना ट्विस्ट है, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया। ऑप्शन है मेजनी ने, काउंट काउर ने, गैरीवाल्डी ने, और बिस्मार्क। यहाँ बिस्मार्क लिख दिया तो याद रखना बिस्मार्क है, ठीक है। तो युवा इटली का जो विकास किसने किया, तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
युवा, युवा को इंग्लिश में ही कहते हैं यंग, क्या कहते हैं, यंग। तो वहाँ बोला है यंग इटली और यहाँ बोला युवा इटली, तो दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का है मेजनी, युवा इटली और युवा जो ना यूरोप। यदि कहें यंग इटली यंग यूरोप, तो यंग इटली जो ना, यंग इटली देखें तो ये स्थापना कब हुआ था 1831 में, और यंग यूरोप देखें तो 1834 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सबके बारे में बता दिए थे। काउंट काबूर ये भी इटली के एकीकरण का जो ना काफ़ी योगदान दिया, इटली के एकीकरण। और काउंट काबूर के नेतृत्व में यदि हम देखें तो उत्तरी इटली और जो ना मध्य इटली का जो ना मध्य इटली, ये दोनों जो ना एकीकरण हो गया था। गैरीबाल्डी देखें तो ये दक्षिणी इटली का एकीकरण किया था, और बिस्मार्क जो जर्मनी का एकीकरण किया था। तो ये आपको जो ना याद रखना है। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन जो ना ब्रिटिश जो ना मतलब विद्रोह करने के समय जो ना मारा गया था, या तो आंदोलन करने के समय जो ना ब्रिटिश की जो ना शहीद हो गई थी, कवि की शहीद हो गई थी। तो यहाँ बोल रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो ना कौन ब्रिटिश जो कवि है वो शहीद हो गया। तो ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, दूसरा है कौसुत, या तो कासुत लिख दिया, फ्रांसिस डिक या विलियम प्रथम। तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। आप लोग याद कीजिए कि जब यूनान में लॉर्ड बायरन था, लॉर्ड बायरन जो ना यूनान के स्वतंत्रता के लिए लॉर्ड बायरन जो ना काफ़ी जो ना प्रयत्न किया, और वहीं पर ये जो ना शहीद हो गया। तो इसके कारण यूरोप में जो ना राष्ट्रवाद का भावना काफ़ी प्रबल हो गया था, ठीक है, कि कोई अंग्रेज जो ना आके मेरे लिए लड़े और मेरे ही देश में शहीद हो गए, और हम लोग यदि नहीं लड़े तो बेकार है ऐसा ज़िंदगी, ठीक है। तो यहाँ पर सभी जो ना यूनान जो वासी है, तो सभी जन आंदोलन में कूद पड़े थे, ठीक है। तो ये याद रखना। यूनान का जो लड़ाई किससे चल रहा था, तो यूनान पे कब्जा करके बैठा था तुर्की, ये याद रखना, तुर्की। अब इसका नाम तुर्की हो गया, क्या हो गया, तुर्की। तो चलिए अगले क्वेश्चन के जो ना तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। मारियान किस देश का राष्ट्रवाद जो ना राष्ट्रवाद का प्रतीक था। मारियान, ऑप्शन है फ्रांस का, रूस का, इटली का, जर्मनी का। और ये आप लोगों को जो ना बता चुके हैं, जो ना रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मारियान जो ना किस देश का के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। क्या हो जाएगा ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मारियान। बिल्कुल राइट है, मारियान जो है ये फ्रांस का जो है राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, फ्रांस जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। और यदि हम जर्मनी का देखें तो जर्मनी का क्या था, जर्मेनिया। जर्मनी का क्या था, जर्मेनिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके सामने, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने जो ने युद्ध किए थे। ये है पूरा क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग पूरा क्वेश्चन, कितने युद्ध जो ने किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने जो कितने युद्ध किए थे। देखें कौन कौन आंसर दे सकते हैं। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। बिल्कुल 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 गलत जवाब, बहुत का गलत आ रहा है। 2 दे रहा है, कोई 1 दे रहा है, तो सभी जन डिफरेंट डिफरेंट दे रहे हैं। इसका आंसर बिल्कुल राइट 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखना, अभी हम चर्चा भी किए हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने सबसे पहले जो युद्ध किया था वो किया था डेनमार्क के साथ, ठीक है। और जल्द से जल्द जो ना ऑप्शन बताना, डेनमार्क के साथ कब किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा बच्चा को जो ना ये पता नहीं होता है, ठीक है। डेनमार्क के साथ। दूसरा किया किसके साथ, तो ऑस्ट्रिया के साथ, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ। अब तीसरा किया था फ्रांस के साथ, ठीक है, फ्रांस के साथ। तो अब यहाँ जो ना समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले डेनमार्क के साथ किया 1864 में, ठीक है, 1864 में। और यदि हम देखें ऑस्ट्रिया के साथ, तो ये किया जो है ना 1800 कब किया था, 1866 में, ठीक है। और ये जो किया जो है फ्रांस के साथ, ये किया 1870 में। तो ये हो गया क्रम। उसके बाद याद रखना कैसे कैसे ये जो है बिस्मार्क कूटनीति की खेला, तो ये भी थोड़ा समझना। सबसे पहले ये डेनमार्क जो ना
दो जगह इसका सेल्सविग और हॉलस्टीन जो है कब्जा करके बैठा था। तो सोचा पहले जो डेनमार्क को मारते हैं। तो डेनमार्क को मारने के लिए ऑस्ट्रिया जो कि सबसे ज़्यादा कब्जा करके ये बैठा था, इससे दोस्ती किया। तो ऑस्ट्रिया से दोस्ती किया और डेनमार्क को दोनों मिल के मारा। ठीक है, तो डेनमार्क का यह खिस्सा हो गया ख़त्म, देखना। उसके बाद अब सोचा ऑस्ट्रिया को कैसे मारे। तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये जो कब्जा करके बैठा था, तो ऑस्ट्रिया जो ना ज़्यादा बाधा कर रहा था, इसलिए सबसे पहले ऑस्ट्रिया को मारा। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्ट्रिया, यहाँ हार गया। अब बचा कौन? फ्रांस। तो अब ये फ्रांस में जन्म, यहाँ जो ना, यहाँ पर भी फ्रांस के साथ जो ना एक बार युद्ध किया। और ये बताए थे फ्रांस के साथ युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि जो फ्रांस है वो विरोध किया था जो प्रसा का राजकुमार था, कहाँ पे? स्पेन में राजगद्दी जो का दावेदार था, लेकिन वहाँ इसको जो ना बनने नहीं देता, जिसके कारण फ्रांस जो ना काफ़ी हस्तक्षेप करता है। और इसी कारण जो ना फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हो जाता है। तो कुल मिला के देखें तो 3 युद्ध हुआ है, डेनमार्क का युद्ध, जो ना ऑस्ट्रिया का युद्ध और फ्रांस का युद्ध। तो यदि हम देखें तो प्रसा यहाँ कैसे लिखा रहेगा नाम, तो प्रसा और डेनमार्क का युद्ध, दूसरा प्रसा और ऑस्ट्रिया का युद्ध, तीसरा प्रसा और फ्रांस का युद्ध, ये याद रखना। प्रसा और फ्रांस के युद्ध को कहते हैं सेडोन का युद्ध, प्रसा और ऑस्ट्रिया के युद्ध को कहते हैं सेडोवा का युद्ध। ठीक है, और ये डेनमार्क जो प्रसा और डेनमार्क का युद्ध भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो बता रहे हैं एक्सप्लेन, एक्सप्लेन पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन जो है ना बहुत जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला फ्रांस के किस शासक ने या तो राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना बेहतर है। देखिए, मैं लकड़ी काटना पसंद करूंगा, ये बोल रहा है कि अंग्रेजी जो ना फ्रांस के किस शासक ने कहा था कि अंग्रेजी राजा के जैसा हम जो यदि शासन करें, इससे अच्छा तो हम लकड़ी काटें बैठ के। ठीक है, तो ये बताना है कि किस जो ना शासक ने कहा था। ऑप्शन सुनना है, लुई 16, नेपोलियन जो ना पापा, नेपोलियन पापा ने, नेपोलियन जो है ना बोनापार्ट, या तो नेपोलियन तृतीय, तो ये याद रखना है। तीसरा है लुई नेपोलियन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत ही जो है, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेज जैसा जो है शासन करें, अंग्रेज के राजा जैसा, इससे तो अच्छा हम बैठ के जो है लकड़ी काट लें। ठीक है, तो ऐसा शासन करने से बेहतर है हम क्या करें, लकड़ी काट लें। किसने कहा था? बिल्कुल राइट, इसका आंसर हो जाएगा लुई 16। बहुत गलत भी हो रहा है, तो लुई 16 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लुई 16 ने कहा था, और बताए थे लुई 16 एक निरंकुश शासक था। और याद रखना लुई 16 जो ना, लुई 16 यदि हम बात करें तो ये जो ना इसकी जो पत्नी थी मेरी अंतोनियत काफ़ी खर्चीली थी, है कि नहीं? तो जिसके कारण फ्रांस के जनता ने इन दोनों को फांसी दिया था, ये भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन। बोला जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय, उसके बाद क्या कहा? फ्रांस का, फ्रांस लिख दिया, पूरा क्वेश्चन सुनना है। फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण, जब जर्मनी और इटली का एकीकरण कर रहे थे, तो उस समय जो है ना फ्रांस का शासक कौन था? तो ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमेनुअल, या विलियम प्रथम। जल्द से जल्द आंसर करना है। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसमें तो बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय, इटली और एक जो ना जर्मनी का यदि एकीकरण हो रहा है तो उसमें फ्रांस का शासक है नेपोलियन तृतीय। ठीक है, अब विक्टर इमेनुअल देखें तो कहाँ का शासक है? विक्टर इमेनुअल ये इटली का है, क्लियर है। नेपोलियन बोनापार्ट तो 1815 में ही इसको पकड़ लिया था वाटरलू के युद्ध में, ये भी बताए थे 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। उसके बाद विलियम प्रथम यदि हम देखें तो ये विलियम जो ना फ्रेडरिक विलियम का भाई था, और ये जो ना जर्मनी का शासक था। ये जर्मनी का है, ये जो ना इटली का है, ये दोनों जो ना फ्रांस का है। तो फ्रांस का जो ना उस समय शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आप लोगों के सामने जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का जो ना हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो हंगरी का आधिपत्य यदि हम देखें तो किस पर था? तो उस समय यदि हम देखें ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही देश था। ऑस्ट्रिया और हंगरी जो ना वो एक देश था, लेकिन अभी दोनों दोनों जो ना देश अलग अलग है। ये दोनों देश देखते हैं अलग अलग है, ऑस्ट्रिया और हंगरी ये दोनों देश अलग है। लेकिन उस समय जो ना
हंगरी पर पूरा आधिपत्य था ऑस्ट्रिया का। तो जो ऑस्ट्रिया आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया का पूरा जो ना कब्जा था किस पर, हंगरी पर, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे फ्रांस का यदि राजधानी देखें तो पेरिस है। कहाँ है, पेरिस। ऑस्ट्रिया का जो राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया का है वियना। कहाँ है, वियना। और ब्रिटेन, ब्रिटेन का यदि हम जो ना राजधानी देखें तो कहाँ है, लंदन। कहाँ है, लंदन। और चौथा यदि तुर्की का देखते हैं तो इस्तांबुल। तो यहाँ पर याद रखना है कि हंगरी पर पूर्ण जो कब्जा किसका था, ऑस्ट्रिया। जो आंसर कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कार्बोनरी क्या है। कार्बोनरी यदि देखें तो ऑप्शन बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया का संगठन है, जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन है, तीसरा इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द आपको जो ना ये जवाब देना है, जल्द से जल्द कमेंट करना है कि कार्बोनरी क्या है। और ये आप लोगों को जो ना बिल्कुल पता होगा, ठीक है। कार्बोनरी, कार्बोनरी क्या था। तो यहाँ पर जो ना आंसर भी आ रहा है कार्बोनरी, बिल्कुल राइट आंसर। इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था। तो कार्बोनरी यदि हम देखें तो एक तरह का क्या था, गुप्त संगठन था, ठीक है। और ये गुप्त संगठन था किसका, तो ये था इटली का। तो ये याद रखना है कि कार्बोनरी दल से ही मेजनी का संबंध था, याद है कि नहीं। तो ये बार बार जो हम बताते जा रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो भूला भी रहो वो डायरेक्ट जो है ना एकदम आंसर याद देखने के साथ ही याद आ जाएगा, ठीक है ना। कि मेजनी किस दल से संबंधित था, कार्बोनरी। मेजनी ने क्या जो ना स्थापना किया था, यंग इटली यंग यूरोप। कब किया था, तो यंग इटली किया था 1831 में, यंग यूरोप 1834 में। मेजनी क्या जो है सफल हो सका, नहीं। मेजनी जो है ना इटली के एकीकरण में 2 बार जो है असफल हो गया। मेजनी को कौन दौड़ा दौड़ा के मारता था, ठीक है। मेजनी को दौड़ा दौड़ा के मारने वाला था मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर, है कि नहीं। तो ये याद रखना, ऑस्ट्रिया का चांसलर उस समय जो है मेजनी के जो है विद्रोह को दमन करता था, या तो जो आंदोलन था उसको दमन करता था, ठीक है। तो कार्बोनरी क्या है, तो कार्बोनरी यदि देखें तो इटली में एक क्रांतिकारी जो संगठन था, जो कि कैसा जो ना संगठन था, एक गुप्त संगठन था। ये भी याद रखना है, ठीक है। तो चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके पास, ये रहा आपके सामने जो ना क्वेश्चन नंबर 83। बोल रहा है 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। ऑप्शन है लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 14वां, लुई 17वां। जल्द से जल्द आंसर बताना है कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है लुई 16वां। जो लुई 14वां कर रहा है बिल्कुल गलत रहा, जो ना आंसर जा रहा है। लुई 16वां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1789 की क्रांति के समय जो ना फ्रांस का सम्राट कौन था, तो लुई 16वां इसका आंसर हो जाएगा। और यही बताए थे ना कि लुई 16वां एक निरंकुश शासक था, और इसकी जो पत्नी थी मेरी अंतोइनेट, ठीक है। मेरी अंतोइनेट इतना ज़्यादा पैसा खर्ची थी जो ना खर्चा करती थी, ऐसे लगे इसके खजाना जो है इसके बाप का हो, है ना। तो ये देखें तो मेरी अंतोइनेट ये पूरा जो डिश डैश में रहती थी, एनी टाइम जो है ना मेकअप टेकअप करने के लिए जो है ना पूरा देखें। और पार्टी फंक्शन में तो जो ना करोड़ों पैसा लुटा देती थी। और यदि बात करें तो जो गद्दी था, राजगद्दी जो शासन कर रहा था, उसमें जो कर्मचारी था मेरी अंतोइनेट अपने जो ना फूफा के लड़का, फूफा के लड़का के लड़का के लड़का के दोस्त, बुआ का लड़का, बुआ के लड़का का दोस्त, ठीक है। तो फलना चिलना मतलब बहुत जो ना ऐसे रिश्तेदार को भर दिया जिसका जो ना ज़रूरत भी नहीं था, ठीक है। तो इस तरह देखें तो फ्रांस में जो उस समय जो लुई 16वां के समय लगभग कि 10,000 लोग ऐसे थे जिसका कोई काम ही नहीं था, लेकिन इस सबको वेतन मिलता था। किसके कारण, मेरी अंतोइनेट के कारण, ठीक है। क्योंकि मेरी अंतोइनेट जो ना देखे तो रानी थी और काफ़ी सुंदर भी थी, ठीक है। और ये लुई 16वां उसके प्रभाव में इतना था कि जो कह दे वही काम करता था, ठीक है। तो उसके जो ना बात को टालना मतलब बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। कि ब्रह्मा के बात को टाल देना, ठीक है। ऐसा जो ना वो अपने आप जो ना बना लिया था। तो लुई शर्मा देखो क्या होता है, यदि हम शासक हैं, यदि हम राजा हैं तो हमको प्रजा पे ध्यान देना है, ठीक है। ना कि जो ना अपने घरवाली पे पूरा ध्यान देना है। प्रजा के हित में जो काम करना जो ना हो रहा है वो काम करेंगे, नहीं कि जो ना जो मेरी पत्नी कह दी कि इसको नहीं रखना है, इसको नहीं कुछ करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो उसके बात पे बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो प्रजा ही सबसे बड़ा जो ना यहाँ पर
देखें तो संपत्ति होता है, लेकिन यहाँ जो ना लुई 16वां नहीं समझ सका। और जब फ्रांस का क्रांति हुआ जुलाई, याद रखना 14 जुलाई 1789 में, ठीक है 1789 में 14 जुलाई 1789 में बेस्टिल का दुर्ग तोड़ा और फ्रांस का क्रांति इस इसमें जो घोषित किया गया कि फ्रांस स्वतंत्र हो गया। और इसके बाद ये जो नेशनल असेंबली बनाया था राष्ट्रवादी, उसी के द्वारा जो है संविधान बनाया गया। और लुई 16वां और मेरी अंतोइनेट जो इसकी पत्नी थी, दोनों को फांसी का सजा देता था, ठीक है। तो फांसी का सजा दोनों को मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार जो ना प्राप्त कब हुआ। बोल रहा है कि फ्रांस के महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला। वोट देने का यदि हम अधिकार देखें फ्रांस के महिला को कब मिला। ऑप्शन है 1848, 1945, 1804, 1805। ये बिल्कुल जो ना मैक्सिमम लड़का का गलत हो जाएगा, लड़की का भी गलत हो जाएगा। जो अच्छा से नहीं पढ़ता है वो, और जो पढ़ता है मन लगा के वो बिल्कुल राइट आंसर करेगा। तो देखो यहाँ गलत आंसर आना भी स्टार्ट हो गया। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार जो प्राप्त हुआ कब, तो बहुत रॉन्ग जा रहा है, ठीक है। किसी को उम्मीद ही नहीं है कि 1945 भी आंसर हो सकता है, क्योंकि ये सब देख रहे हैं कि 1848, 1804, 1805 में ये सब जो है लगभग में। 1945 तो दूर दूर तक कोई जो ना मतलब नहीं है, और जबकि इसका आंसर 1945 बिल्कुल राइट है। कोई अंदाज से भी जो ना ऑप्शन दे रहा है तो उसका भी सही होते जा रहा है। 1945 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1945 में फ्रांस के महिला को जो ना अधिकार मिला कि वो भी वोट कर सकती है, ठीक है। तो आज़ादी के जो ना फ्रांस का यदि हम क्रांति देखें तो 1789 में ही हुआ है, ठीक है। और यहाँ 1945 में जो ना ये हो रहा है कि महिलाओं को जो ना वोट देने का अधिकार मिल रहा है, ठीक है। तो चलते हैं जो ना अगले क्वेश्चन के पास। और ये रहा अगला क्वेश्चन, बोला 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है। ऑप्शन है नव उदारवाद, पूंजीवाद का युग, समाजवाद का युग या उदारवाद का युग। 19वीं सदी जब स्टार्ट हुआ, अब 19वीं सदी किसी बच्चे को ये समझ में नहीं 19वीं सदी क्या होता है, तो समझना है 19वीं सदी का मतलब हो गया जब जो ना 1800 से प्लस हो जाए, इसको 19वीं सदी कहते हैं। 1800 से प्लस यदि कोई चल रहा है, जैसे 1801, 1802, 1803, 1815, 1830, 1840, 1899, ये सब 19वीं सदी में आएगा। तो ये याद रखना। जैसे अभी पूछेगा कि अभी कौन सा सदी चल रहा है, तो अभी चल रहा है 21वीं सदी। ये भी बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चा सबको, ठीक है। 21वीं सदी, 21वीं सदी का मतलब हो गया कि 2000 जो ना पार हो चुका है, 2000 पार हो चुका है। अब 2000 से प्लस चल रहे हैं, जैसे हम लोग अभी चल रहे हैं 2024, 2000 कितना चल रहा है 24, तो ये 2024 यदि देखें तो 2000 से पार है। तो 2000 के बाद अब क्या आएगा 2100 आएगा। तो ये जो 24 चल रहा है ये 21वीं सदी का चल रहा है, ठीक है ना। नहीं समझ में आया। जैसे यहाँ बोल दे 18वीं सदी, ध्यान से सुनना है 18वीं सदी। जैसे बोल दे 19वीं सदी, ठीक है। जैसे बोल दे 20वीं सदी, और जैसे बोल दे 21वीं सदी, ठीक है। तो यहाँ 18वीं सदी यदि बोले तो इसका मतलब है कि 18वीं सदी तो 1700 से पार चल रहा है। और यदि 19वीं सदी बोले तो 1800 से पार चल रहा है। और यदि जो है 20वीं सदी बोले तो 1900 से पार चल रहा है। और यदि 21वीं सदी बोले तो 2000 से पार चल रहा है। तो अभी हम लोग जो चल रहे हैं 2000 से ही तो पार चल रहे हैं। 2024 आया है, 2000 में प्लस हो रहा है कि नहीं। तो ये जो ना 18वीं सदी 1700 प्लस, 19वीं सदी 1800 प्लस, 20वीं सदी 1900 प्लस, और 21वीं सदी 2000 प्लस। तो ये याद रखना है, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन इसमें होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए भी नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। समाजवाद यहाँ से प्रारंभ हुआ, इसीलिए तो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे भी, साम्यवाद और समाजवाद, ठीक है। साम्यवाद और समाजवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। बोल रहा है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। देखिए फ्रांस का जो क्रांति हुआ, ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या है। ये फ्रांस का क्रांति यदि हम बोले ना तो 9th के क्लास में है, ठीक है, पूरा डिटेल, और पढ़ा भी होगा तुम लोग, है ना। 9th में जो ना यदि हम देखें चैप्टर 2 में या 3 में, 3 में क्या देखेंगे कि जो ना फ्रांस का क्रांति है, 2 में अमेरिका का क्रांति है, और 1 में देखें तो भौगोलिक खोज है। तो ये याद रखना, फ्रांस का क्रांति जो ना ये 9th का ही है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो प्रमुख कारण तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निरंकुश शासन। तो जैसे हम देखे थे फ्रांस में जो इस समय शासन था लुई 16वां, वो क्या था निरंकुश था। निरंकुश मतलब हो गया कि वैसा राजा जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई लगाम ना हो, ठीक है ना, जिसको कोई कंट्रोल ना करता, उसको निरंकुश कहते हैं, ठीक है। तो इस जो ना क्रांति का प्रमुख कारण यही था।
कारण तो बहुत सारा था। यदि हम देखें तो सैनिक कारण था, आर्थिक कारण था, धार्मिक कारण था, जो है किसानों की दयनीय स्थिति था, ठीक है। यदि हम देखें तो बहुत सारा जो है यहाँ टैक्स पे जो है दे रहा था, जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था, ठीक है। बहुत सारा कारण था, बौद्धिक कारण था, ठीक है। तो ये बहुत सारा कारण है। इसमें यदि सबसे प्रमुख बोल रहा है कौन सा है, निरंकुश शासक, शासन जो है यहाँ काफ़ी जो निरंकुश हो चुका था। और ये रहा आप लोगों के लिए जो ना अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता था। और कई बार ये बताया है, ये प्रीवियस में भी जो बता चुके हैं, पिछले जो क्लास में भी बताए हैं कि यूरोप का मरीज किसको कहते थे, ठीक है। यूरोप का मरीज यही देखें तो बताइए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। यूरोप का मरीज क्या हो जाएगा, तुर्की, बिल्कुल राइट आंसर तुर्की। अभी इसका जो नाम है तुर्की है। और यदि हम कहें तो पहले जो ना एशिया का मरीज किसको कहते थे, एशिया का मरीज बताइए कोई आंसर। एशिया का मरीज किसको कहते हैं, यूरोप का कहते थे तुर्की को, लेकिन एशिया का मरीज किसको कहते थे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एशिया का मरीज। तो यहाँ एशिया का मरीज जो है ना आपका उस समय यदि हम देखें एशिया के मरीज कहते थे चीन को, ठीक है। एशिया का मरीज चीन को कहते थे क्योंकि उसमें चीन का जो ना यदि विकास देखें तो बहुत कम था, पिछड़ा था। तो एशिया का मरीज चीन था और यूरोप का मरीज तुर्की था। लेकिन आज देखिए एशिया का यदि हम देखें चीन, तो एशिया का सबसे पावरफुल जो ना देश बन के बैठा हुआ है ना। तो ये भी याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी दे सकते हैं, अगर किसी का भी गलती हुआ तो क्लास में हम सबको कूटेंगे। वियना सम्मेलन कब हुआ था, वियना सम्मेलन, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। और जो है ना आप लोगों का लगातार जो है आंसर आना भी शुरू हो गया। वियना सम्मेलन जो है कब हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, इसमें तो ना ही बताएं तो हम जो है ना सही है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो ना 1815। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1815, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, लेकिन ये सारा रिपीटेड हो गया। अब देखिए बोला कि यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने किया। ये तो अब आपको जो ना सोचना भी नहीं पड़ेगा, तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो बिल्कुल राइट आंसर आप जो ना आ रहा है आप लोगों का, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है मेजनी, ठीक है ना। यंग इटली यंग यूरोप, तो यंग इटली बताए थे जो ना, और यंग यूरोप जो ना यंग इटली यदि देखें तो 1831 में, कई बार बता चुके, ठीक है, मल्टीपल टाइम। और यंग यूरोप यदि देखें तो 1834 में, ठीक है। देखिए चार्ज नहीं रहने के बावजूद भी आप लोगों का क्लास ले रहे हैं। और एक आप लोग हैं जो बहाना पे बहाना बनाते रहते हैं कि सर मेरा जो ना मोबाइल चार्ज नहीं है, तो रिचार्ज नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो क्या करें, बंटवा दें सब कुछ। तो चलो जो ना ये सब बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो ना एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जो ना एक्टिव रहना है, जो बताएं उस पर फोकस करना है। यदि 2 महीना आप अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका भविष्य बन जाएगा, ठीक है, और आपका रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा। इससे आप भी खुश होंगे, आपके घर वाले भी खुश होंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा मेहनत करना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो ना क्वेश्चन दे रहे हैं, और आपको जो ना होमवर्क भी देंगे, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख, और ये रहा आज का जो लास्ट क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, ठीक है। और किसकी पराजय हुई ये अभी हम जस्ट जो ना आप लोगों को पूरा डिटेल समझाएं, ठीक है ना। यूनान में किसकी पराजय हुई। अब तो ये जो ना एक क्वेश्चन दिए, यूनान की जो ना के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, ठीक है। ये रहा आपका HW। और ध्यान से सुनना अभी भागने से पहले कि एक HW और दे रहे हैं जो कि सब्जेक्टिव है, ठीक है, सब्जेक्टिव में। और ये क्या करना है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर पूरा जो है ना लिखना है एकदम पूरा डिटेल से, जुलाई 1830 का क्रांति, जुलाई 1830 का क्रांति। और हम सबका कमेंट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में, जब जो ना क्लास ख़त्म हो जाए अभी, तो कमेंट बॉक्स में जुलाई 1830 के क्रांति में जितना जो ना याद है उस सब को कमेंट करना है, ठीक है ना। एक साथ लिख के कमेंट बॉक्स में जो ना कमेंट करना है। और हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन जो ना ये कमेंट कर रहा है, जुलाई 1830 का क्रांति जो ना से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देना है, ठीक है। जो ईमानदारी से लिख के यदि कमेंट कर दिया तो इसको समझो कि वो हमेशा के लिए याद रहेगा और वो कभी भूलेगा भी नहीं, ठीक है। तो आज का होमवर्क जो ना पूरा ध्यान दो कि जुलाई 1830 का क्रांति
के बारे में जो ना डिटेल से लिखें, जो ना विस्तार लिखें, या तो जुलाई 1830 के क्रांति के बारे में बताएं। तो यहाँ पूरा डिटेल से जो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जिसका कमेंट नहीं आया उसको हम क्लास में पूरा अच्छा से जो ना उसका क्लास लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग जो ना यहीं समाप्त करेंगे। कैसा क्लास लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जाके जो ना बताना है। और नेक्स्ट जो ना यदि हम देखें तो नेक्स्ट क्लास यदि हम देखें तो यूरोप में राष्ट्रवाद तो खत्म हो गया, तो अब देखेंगे साम्यवाद और समाजवाद, हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। ठीक है, उसमें बहुत अच्छा तरीका से हम लोग जो ना ऑब्जेक्टिव के माध्यम से विश्लेषण करेंगे। और ऑब्जेक्टिव ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में नंबर कटता नहीं है। ठीक है ना, पूरा का पूरा नंबर दिलाता है, तो ऑब्जेक्टिव पे पूरा फोकस करना है। ठीक है, तो आज का क्लास जो ना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।